ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में ना, ये प्रॉब्लम आपको दिया था, और प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल है। अ कलर ब्लाइंड बाल्ड मैन हुज फादर वाज नॉर्मल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको सही ढंग से देखते हैं, देखो, हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि जब भी हमें दो कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है तो हम उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने ये गोल्डन रूल आपको बताया है, वेन एवर यू सी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ना, मतलब दो कैरेक्टर देखोगे तो कलर ब्लाइंड, ये एक चीज दी गई है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे बच्चों, कलर ब्लाइंड एंड बाल्ड मैन, तो एक ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक मैन है, ऐसे इंसान के जो कलर ब्लाइंड भी है, बाल्ड भी है। अब ये दिया गया है कि उसके जो फादर है, ठीक है, उनके जो फादर है, हुज फादर वाज नॉर्मल, है ना। अब देखो, उनके फादर नॉर्मल थे, ना वो कलर ब्लाइंड थे और ना ही बाल्ड थे। क्लियर है, दोनों ही नहीं थे। मैरिज विथ ए नॉर्मल वुमेन। अब ये जो मैन है, ये जो मेंशन्ड मैन है, इसकी शादी हुई है एक नॉर्मल वुमेन के साथ में, नॉर्मल वुमेन है। whose father was color blind and mother was bald। अब ये तो ऐसे फीमेल से इनकी शादी हुई है जिनके फादर कलर ब्लाइंड थे और मदर बाल्ड थी। नाउ यार देखो, यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें दी गई है। अगर ये सारी चीजें दी गई है तो इसका हमें आंसर ढूंढने हैं। तो जीनोटाइप ऑफ मैन एंड वुमेन, तो ये जो मैन और वुमेन है, इनके जीनोटाइप क्या होंगे, है ना। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो बेटा देखो, आंसर बड़ा ही सिंपल आएगा। हमें ये पहले नोट करना पड़ेगा कि ये जो मैन हमने कंसिडर किया हुआ है, इसके फादर कैसे थे। तो ऑब्वियसली बेटा, जो मैन हमने कंसिडर किया है, उसके जो फादर है वो नॉर्मल थे। नॉर्मल थे मतलब ना तो कलर ब्लाइंड थे और ना ही बाल्ड थे, मतलब उनका जीनोटाइप था एक्स वाई स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स लिंक्ड होता है, इसीलिए हमने लिखा। अब उन्होंने एक और कंडीशन दी है, जिस फीमेल के साथ इसकी शादी हुई है मेल की, उसके जो फादर है वो कलर ब्लाइंड थे, तो एक्स सी वाई। और उनकी जो मदर है वो बाल्ड थी, मतलब कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो देखो, जो फीमेल अभी है वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब शी इज कैरियर, बिकॉज जब भी देखो डॉटर पैदा होती है तो एक्स क्रोमोसोम फादर से ही आता है। तो अगर फादर में कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है तो बच्ची में आएगा ही आएगा। सो दैट इज व्हाट द एक्स सी एक्स। और देखो, शी इज नॉर्मल, तो नॉर्मल है मतलब क्या है बेटा, है ना, उसमें तो डोमिनेंट अलील तो आएगा बाल्डनेस का, क्योंकि उसके मदर में बाल्डनेस का जीन है। तो देखो, ये इसके फादर जो है स्मॉल बी वाले थे, क्योंकि ये नॉर्मल थे, सिर्फ कलर ब्लाइंड थे बट बाल्ड नहीं थे। तो डेफिनेटली बेटा ये, है ना, जो फीमेल है, वुमेन है, उसका जीनोटाइप एक्स सी एक्स कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बेटा, ये मेल है, ये कलर ब्लाइंड भी है और बाल्ड भी है। तो डेफिनेटली बेटा, क्योंकि देखो उसके फादर क्योंकि स्मॉल बी वाले थे, तो ऐसा तो नहीं आ सकता हो, कैपिटल बी इसमें आ नहीं सकता। तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया। फिर भी ये बाल्ड है, क्योंकि मेल में बाल्डनेस, है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी देखने को मिलता है, बट फीमेल में नहीं होता। तो दोनों ही हेट्रोजाइगस है, बट मेल बाल्ड है, फीमेल नॉर्मल है। ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है। कलर ब्लाइंडनेस के केस में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बेटा, इसके मदर से इसके पास में कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया होगा, क्योंकि फादर नॉर्मल है। सो यहाँ पे बच्चों हमें देखने को मिलता है एक्स सी वाई कंडीशन, क्योंकि जब भी लड़का पैदा होता है तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से ही आता है ना। तो देखो, यहाँ हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जीनोटाइप ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन का जीनोटाइप एक्स सी वाई कैपिटल बी स्मॉल बी है, और वुमेन का जो जीनोम है बेटा एक्स सी एक्स कैपिटल बी स्मॉल बी है। अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग। तो बेटा, बाल्ड ऑफस्प्रिंग पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग, है ना। ये एक सिंपल और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ हमें नोटिस करने को मिल रहा है बेटा, है ना, बहुत सिंपल सा। अब हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि दी
ratios of the dihybrid crosses or polyhybrid crosses are the products of their monohybrid ratios. ठीक है, तो डाईहाइब्रिड रेशियोज है उनके प्रोडक्ट है बेटा मोनोहाइब्रिड रेशियो. सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट है, आपको दिख रहा है. हमें सिर्फ क्या करना है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सोचो. डोंट थिंक अबाउट द बाल्डनेस. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो. इसके दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक्स सी और वाई वाला. फीमेल के भी दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक्स सी और एक्स वाला. तो ऑब्वियसली बेटा ये अगर हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो हमें डेफिनेटली चार पॉसिबिलिटीज मिलती है. वन इज एक्स सी आप करके देख सकते हो सिंगल. ठीक है, और एक्स सी एक्स एंड देन एक्स सी वाई एंड देन नॉर्मल एक्स वाई. तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे नोटिस करें, सही ढंग से नोटिस करें, देखें, तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि इनके वजह से इनके जो बच्चे हैं, अगर वो फीमेल पैदा हुई तो फीमेल कलर ब्लाइंड फीमेल भी पैदा हो सकती है. ठीक है, या तो ऐसी भी फीमेल पैदा हो सकती है जो नॉर्मल है बट कैरियर है. ठीक है, ये दो चीजें हैं, है ना. बॉयज कैसे पैदा हो सकते हैं, बॉयज होंगे बेटा एक्स सी वाई एंड एक्स वाई. आप करके देखोगे ये क्रॉस, आपको खुद ब खुद ये आ जाएगा. तो रेशियो आ जाएगा बेटा 1:1:1:1. दैट्स इट. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. यस, तो इस तरह से बच्चों रेशियो आ सकता है ना. और ये जो रेशियो अगर आता है इस तरह का, तो हमें पता हो गया. ओके, नाउ थिंक अबाउट दी, देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन जब भी होती है तो 1:2:1 रेशियो आता ही है, ये हमने पढ़ा है. ठीक है, दोनों तरफ सेम टाइप का हेट्रोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हमें ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, रेशियो 1:2:1 आएगा. बट नोटिस करना कि मेल के केस में कैपिटल बी है तो बाल्डनेस आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी है तब भी बाल्डनेस आएगा, बट स्मॉल बी है तो बाल्डनेस नहीं आएगा. ठीक है, और देखो फीमेल के केस में तभी बाल्डनेस आएगा जब होमोजाइगस है, नहीं तो बेटा दोनों समय में बाल्डनेस नहीं आएगा. तो फीमेल में, क्योंकि ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमें एक चीज मिल गई है. क्या है, अब देखो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग्स. तो बाल्ड ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है. देखो मेल में अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग्स, मेल देखोगे, मेल के केस में आप नोटिस करो, मेल के केस में अगर आप नोटिस करते हो तो आपको क्या दिख रहा है भाई, है ना, जो भी है 1 है ना, 4 जो प्रोबेबिलिटीज है, 4 में से 3 जो है बेटा बाल्ड होने के चांसेस है. तो हमें मेल में प्रोबेबिलिटी मिलेगी बाल्डनेस की 3/4. फीमेल में प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, है ना, सिर्फ इसमें ही है तो हम लोग बोलेंगे 1/4. दैट्स इट. ठीक है, बट मेल और फीमेल में सेम नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर से या सेक्स लिंक्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ, है ना, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का प्रोबेबिलिटीज हमें मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ही अलग होता है ना, दोनों में एक जैसा तो होता नहीं है. सो दिस इज व्हाट द सेकंड थिंग करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग्स. श्योर, यस और नो. नाउ सेम वैसा ही क्वेश्चन बेटा तीसरा भी है, थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग्स. तो बच्चों बताओ कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है. मेल के केस में देखो, मेल 2 है, 1 और 2, दोनों में से एक जो है कलर ब्लाइंड है यार, ये वाला, और ये कलर ब्लाइंड नहीं है. मतलब बॉयज में से, है ना, 50% चांस है कि कलर ब्लाइंड होगा. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग्स कितनी है, यहाँ पे देखो 1/2 है ना. तो बॉयज पैदा होने की एक, है ना, तो बॉयज में से कलर ब्लाइंड, है ना, दैट इज 50%. तो 50% प्रोबेबिलिटी 1/2 प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ब्लाइंड बॉय इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड गर्ल, ये भी देखो, ये भी 1/2 है, दैट इज 50%. ठीक है, सो दैट्स इट, वेरी सिंपल, है ना. अगर दोनों को भी कंसिडर करो तो 2/4, दैट मीन्स अगेन 1/2, दैट्स 50%. यस और नो, है ना. गर्ल्स भी और बॉयज दोनों को भी आप कंसिडर करो तो 2 तो कलर ब्लाइंड होंगे आउट ऑफ 4, सो 2/4 दैट इज 1/2, दैट मीन्स अगेन द 50%. सो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है बेटा, 1/2 हाफ प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है वो कलर ब्लाइंड होंगे.
ना उसके बाद एक बहुत ही है ना और एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द बार्ड एंड कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग, मतलब इसकी क्या चांसेस है कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो कलर ब्लाइंड भी हो और बार्ड भी हो। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम मेल और फीमेल के बारे में सोचते हैं तो देखो, सबसे पहले तो हमने ये दो निकाल लिए, ये हमें मिलेगा, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो दोनों केसेस में को अभी हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। कलर ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी मिल गई, बराबर है बार्डनेस की प्रोबेबिलिटी मिल गई, मेल और फीमेल में दोनों में। तो फिर मेल में बार्ड और कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो मेल में कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बार्ड होने की 3/4 है और कलर ब्लाइंड होने की 1/2 है, इसीलिए टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी फॉर मेल इट इज अ 3/8। करेक्ट है ना। इनको बेटा हमने मैच कर दिया, दोनों एक साथ आने के चांसेस कितने हैं, तो चलो और एक बार मल्टीप्लाई कर लो। अगेन यहाँ पे आता है बेटा कि फीमेल में क्या होगा, तो 1/4 1/2 दैट इज व्हाट, ये हम निकाल लिया ना पहले और दूसरे, इसमें हमें दिख ही रहा है। तो बस उनका रिजल्ट आएगा, द रेशियो है ना, दैट इज व्हाट है ना, कलर ब्लाइंड एंड बार्ड गर्ल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। दैट्स इट, क्योंकि यहाँ 4 प्रोबेबिलिटीज है, यहाँ 4 है, तो 4 में से बस एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 4 में से कि जो कलर ब्लाइंड भी हो सकती है और बार्ड भी हो सकती है, मतलब टोटल 8 हो गया ना, 8 प्रोबेबिलिटी में से एक चांस है। सो दिस इज वेरी सिंपल, यू नो, वेरी सिंपल, सो इट्स वेरी क्लियर। ओके, तो देखो यहाँ हमें ये बहुत ध्यान से समझना है ना। नॉर्मल है, मतलब सॉल्व करने के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है ना, प्रोडक्ट है ना ऑफ द मोनोहाइब्रिड रेशियोज, ये हमें लेना है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, कोई भी डाई हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी हो, ट्राई हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी हो, तो हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्या आप बता सकते हो, इन इफ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट, ठीक है, अभी फर्स्ट चाइल्ड है ना, यहाँ पे पहले चाइल्ड के बारे में बात हो रही है। If the first child of a normal parent is colorblind, normal parent normal, the first child of a normal parent is colorblind. Now see, this is very important. And the second child is hemophilic. Second child बेटा hemophilic है। तो क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड चाइल्ड में क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी। देखो पहला बच्चा कलर ब्लाइंड पैदा हो गया, दूसरा बच्चा हीमोफिलिक है। अब यहाँ पे गर्ल या बॉय ऐसा बोल ही नहीं रहे, चाइल्ड कहा जा रहा है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। तो बेटा दो क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस कितना मिलेगा और परसेंटेज ऑफ द हीमोफीलिया कितना मिलेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। तो देखो हमें इसको ऐसे सॉल्व करने का है, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। पहली बात हमें ये पता है कि पेरेंट्स दोनों नॉर्मल है भाई, पेरेंट्स आर नॉर्मल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक, ना वो कलर ब्लाइंड है और ना ही हिमोफिलिक है। देखो जब भी मेल को हम लोग लिखेंगे, मेल नॉर्मल लिख रहे हैं, मतलब उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक्स इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम, उसमें ना कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव जीन है ना हिमोफीलिया का रिसेसिव जीन है, वाई पे तो होता ही नहीं है, सो एक्स वाई है। नाउ थिंक अबाउट द फीमेल, द मदर इज नॉर्मल, नॉर्मल है मतलब शी मस्ट बी कैरियर, क्योंकि बच्चों में तो दिख रहा है यार वो कैरेक्टर। बट क्वेश्चन आता है कि अगर उसका ना एक एक्स क्रोमोसोम पे और कलर ब्लाइंडनेस का अलील है और दूसरे क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्स है ना, ये इसका हीमोफीलिया का है। कुछ बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता ये वाली केस कि एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का भी और हीमोफीलिया का भी अलील प्रेजेंट हो रिसेसिव कंडीशन में। तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि पहला बच्चा कलर ब्लाइंड है और दूसरा बच्चा हीमोफिलिक है। बट ऐसा बच्चा नहीं बोला है कि जो दोनों ही है कलर ब्लाइंड और है ना हीमो, क्योंकि देखो अगर ये एक्स क्रोमोसोम जिस बच्चे में चला जाएगा वो दोनों ही होगा ना, कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक। ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता ना कि एक सिर्फ कलर ब्लाइंड हो या हीमोफिलिक हो, इसलिए ये वाला ही कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, सो यहाँ लिखा है मैंने कि एल्स बोथ द कैरेक्टर्स विल अपीयर टुगेदर। तो बेटा एक किसी बच्चे में
दोनों कैरेक्टर एक साथ आ जाएंगे, है ना। अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों एलील है तो ये वाला कंसिडरेशन है ही नहीं हमारा, क्योंकि उन्होंने साफ दिया है कलर ब्लाइंड, पहला बच्चा कलर ब्लाइंड, दूसरा बच्चा हीमोफिलिक। इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का एलील होगा और दूसरे पे हीमोफिलिक। नाउ दैट्स सिंपल। तो पहले बच्चे के बारे में सोच लो। दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटी फॉर द फर्स्ट चाइल्ड हियर, यू कैन सी, है ना। ये नॉर्मल है। अगर पहला बच्चा, है ना, सपोज पैदा हुआ है और लड़का है, तो डेफिनेटली बेटा उसको, है ना, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे रहा है ना। गर्ल होती तो उसमें आएगा नहीं, वो बॉय ही है तो ही बेटा वो कलर ब्लाइंड हो सकता है ना, क्योंकि एक्स सी एक्स आएगा तो, है ना, तो लड़का ही है, ये भी साबित होता है। तो ये पहले बच्चे में आ गया यार, जो हमने दिया है, इट इज गिवन। दूसरे बच्चे के बारे में दिया है, उसमें क्या हुआ कि ये वाला जो क्रोमोसोम है एक्स एच वाला, ठीक है, वो आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से वाई क्रोमोसोम आया, तभी बेटा वो हीमोफिलिक पैदा हुआ, तो दूसरा बच्चा लड़का ही है। ठीक है, ये भी क्लियर होता है, क्योंकि देखो फीमेल में तो आता ही नहीं हीमोफिलिया, लड़की होती तो हीमोफिलिक होती ही नहीं, कैरियर होती, क्योंकि फादर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। अब बात करते हैं, है ना, परसेंटेज ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस के बारे में उन्होंने पूछा है। थर्ड चाइल्ड में क्या पॉसिबिलिटी है, फिर थर्ड चाइल्ड में क्या पॉसिबिलिटी है, सेम यहाँ पे है बेटा। ठीक है, अगर लड़का पैदा हुआ तो या तो वो कलर ब्लाइंड होगा या तो वो हेमोफिलिक होगा, है ना, बराबर है। अगर लड़का पैदा हुआ तो पहली जैसी कंडीशन है वैसा ही होगा, कोई दूसरा चांस नहीं है, यस और नो। हाँ, अगर लड़की पैदा हुई तो वो कैरियर होगी और नॉर्मल होगी, यस और नो। तो बताओ बेटा, परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस अगर बॉयज के लिए देखोगे, है ना, यहाँ पे देखो आइदर कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक, और लड़की अगर पैदा होगी तो नॉर्मल ही होगी, थर्ड चाइल्ड में भी वही बात होगी। तो हमें दो प्रकार के बेटा परसेंटेज प्रोबेबिलिटीज मिलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बॉयज के लिए परसेंटेज प्रोबेबिलिटी 50% है, बट गर्ल्स के लिए 0% है। बॉयज 50% चांस है बेटा कलर ब्लाइंड होने के, बराबर है। ये ना वन और टू, दो प्रकार के ही लड़के पैदा हो सकते हैं, है ना, तो दो में से एक टाइप आपको देखने को। वैसे ही हीमोफीलिया के लिए भी 50% पॉसिबिलिटी है, तो गर्ल में हीमोफीलिया होने की प्रोबेबिलिटी 0% है। नाउ इट्स ट्रू, है ना। तो ये है बेटा हमारे दो आंसर, या तो 50% है, मतलब जब भी आप आंसर लिखोगे परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे लिखेगा 50% और 0%। 50% फॉर गर्ल्स, सॉरी 50% फॉर बॉयज एंड 0% फॉर गर्ल्स। हाँ, इन्होंने अगर ऐसा मेंशन किया होता परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस फॉर द सन, है ना, थर्ड चाइल्ड एज अ सन, तो फिर 50% होता है। बट उन्होंने चाइल्ड पूछा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हमें दोनों ही परसेंटेज के बारे में सोचना पड़ेगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस, क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड नाउ मूव अहेड। देखो, हमें एक बहुत ही सिंपल सा फंडा पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जो भी बच्चा पैदा होता है वो गर्ल होना चाहिए या बॉय होना चाहिए, ये डिटरमाइन कैसे होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मुद्दा है ना। हम लोग बात करें द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मेलनेस एंड फीमेलनेस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी चीज को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। वो मेल बनेगा फीमेल बनेगा ये पहले ही तय हो जाएगा, है ना। अब इसके तीन टाइमिंग्स हो सकते हैं कब ये तय होगा, whenever it will be, कब डिसाइड होगा कि जो भी बच्चा है, अभी अलग अलग एनिमल है, अलग प्लांट्स है, सब में अलग अलग होता है। तो टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल तीन प्रकार हो सकते हैं। पहला टाइप है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोगैमिक। अभी प्रोगैमिक का क्या मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही तय हो जाता है। जैसे हनी बीज में
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल बनेगा, ड्रोन बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल बनेगी, डिप्लॉयड फीमेल, हैप्लॉयड मेल। तो ये हो गया प्रोगैमिक, मतलब है ना विदाउट फर्टिलाइजेशन डिटरमाइन, है ना, समझ में आ जाता है। दूसरा आता है बेटा सिनगैमिक। देखो हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए तो सिनगैमिक है क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ही डिटरमाइन होगा। एक्स, है ना, क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर आ गया, है ना, मीटिंग कर ली इसने एक सेल के साथ में, तो डेफिनेटली गर्ल होगी। और बेटा अगर वाई क्रोमोसोम वाला अगर स्पर्म आया तो डेफिनेटली बॉय होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन के लेवल पे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमिक, क्योंकि सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारी एनसीईआरटी सिनगैमिक टाइप के बारे में ही बताती है, दोनों ही बताती है, प्रोगैमिक भी है, सिनगैमिक है। तीसरा है बच्चों एपीगैमिक। देखो अभी देखो ये अलग, थोड़ा अलग है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, हार्मोन्स, ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि जो भी जेंडर है ऑर्गेनिज्म का, ऑफस्प्रिंग का, वो मेल होगा या फीमेल होगा। दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं बच्चों, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिज्म बहुत सारे हैं अलग अलग प्रकार के। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक एनवायरमेंटल कंसेप्ट है, एक हार्मोनल है, एक नॉन एलोजोमिक डिटर्मिनेशन है। ठीक है, अभी ये कॉन्जुगेशन में होता है, बैक्टीरियाज के वगैरह केस में बेटा कॉन्जुगेशन होगा, जहां पे हम जबरदस्ती एक को मेल और एक को फीमेल कहते हैं। एक्चुअली वो प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन होता है, एफ पॉजिटिव एस एफ निगेटिव, ऐसा कंजुगेशन ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसडक्शन, इन सब के केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो हमारे जो नीट की एग्जामिनेशन है बच्चों, इसके केस में आपको नीट के एग्जामिनेशन में ये और ये और ये सब नहीं पूछते, मतलब इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ही रेयरेस्ट है, इनके बारे में नहीं, बट ये दो चीजें जो है इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, खास करके ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारी कौन सी थ्योरी है? क्रोमोसोमल, एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल, दैट्स इट, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी। तो ये सबसे कॉमन थ्योरी है भैया, क्रोमोसोमल थ्योरी। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? देखो एलोजोम हम लोग बोलते हैं, ऑटोजोम मतलब, है ना, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने क्रोमोसोम है उनको हम लोग ऑटोजोम कहते हैं, बाकी जितने हैं वो एलोजोम है। तो एलोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन है, किसने बताया भाई? ये स्टीवेंस एंड विल्सन ने। ठीक है, नाउ देखो उन्होंने स्टडी क्या किया था, स्टडीड गैमेटोजेनेसिस एंड कंक्लूडेड दैट, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने कंक्लूड किया कि या तो दो प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, है ना, दो प्रकार के पेरेंट होंगे, एक पेरेंट हेटेरोगैमेटिक होगा और एक पेरेंट होमोगैमेटिक होगा, और जो पेरेंट हेटेरोगैमेटिक है वही डिसाइड करेगा, ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि बच्चे का जेंडर क्या होना चाहिए। ठीक है, आसान है बहुत। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिंपली, होमोगैमेटिक मतलब जैसे ह्यूमन फीमेल जो है जितने भी एक सेल बनाएंगे उसमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम ही होंगे, सेम टाइप, मतलब इसीलिए वो सारे गैमेट एक जैसे बनेंगे, तो इसको मैं होमोगैमेटिक कंडीशन कहता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, है ना, हेटेरोगैमेटिक, जैसे ह्यूमन मेल में है एक स्पर्म 22 प्लस एक्स वाला बनेगा तो दूसरा स्पर्म 22 प्लस वाई वाला बनेगा, दैट इज द सिंपल थिंग। तो ये जो है हेटेरोगैमेटिक जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑफस्प्रिंग्स, यही लोग डिटरमाइन करते हैं, और ये दो प्रकार के गैमेट बनाएगा, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स इट विल प्रोड्यूस। ठीक है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम ही ये सब डिटरमाइन होगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा, नहीं होता। बाकी सारे क्रोमोसोम तो सेम है ना, फीमेल में भी वही 22 क्रोमोसोम है, मेल में भी वही 22, तो डिफरेंस कहाँ पे है? तो डेफिनेटली डिफरेंस सेक्स क्रोमोसोम में ही है ना। तो कौन से दो क्रोमोसोम है? देखो एक्स क्रोमोसोम एक है, दूसरा बेटा वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम को ढूंढा था बेटा हैंकिंग भाई साहब ने, और वाई को बेटा ढूंढा है स्टीवेंस ने, सिंपल। ठीक है, ये हैंकिंग के बारे में याद रखो,
एनसीईआरटी इसके बारे में मेंशन करता है। नाउ देखो यार, बहुत सिंपल है। आपके बॉडी में, आपके मतलब जो भी ह्यूमंस होंगे उसके स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑब्वियसली 23 होते हैं, बराबर है ना। बट 23 जो क्रोमोसोम है उसमें से, ठीक है, मतलब वो हो गया हैप्लॉइड सेट। बट अगर आपको एक 1 माइनस करोगे तो जितने बचेंगे वो हो जाएंगे 22, मतलब 23 माइनस 2 दैट इज 22, 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22। तो हमारे स्पर्म सेल्स में, गैमेट सेल्स में 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, n-1। तो इसका मतलब दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो है ऑटोसोम्स और दूसरे बेटा एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। इनको अलग अलग नाम है, आइडियोक्रोम, हेटेरोक्रोम, बहुत सारे अलग है इसीलिए। और हमेशा ऑटोसोम का नंबर ज्यादा होता है, मोर देन दी सेक्स क्रोमोसोम्स, मोर इन नंबर, ऑब्वियसली मोर इन नंबर। पूरा एक सिंगल सेट है ना ये एन हैप्लॉइड, उसमें से बस एक माइनस किया हमने तो बाकी 22 जो है 22। तो देखो, जब भी हम लोग हैप्लॉइड सेल के बारे में सोचेंगे तो बेटा उसमें n-1 ये फंडा आपको दिखने को मिलेगा। और जब हम लोग डिप्लॉइड सेल के बारे में सोचे तो उसमें 2n-2 हो जाएगा भाई। करेक्ट है ना, मतलब 46 क्रोमोसोम आप कंसिडर करोगे और 46 में से, है ना, एक्स वाई माइनस हो जाएंगे या तो एक्स एक्स माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये, है ना। तो जब भी आप हैप्लॉइड के बारे में बात करोगे, है ना, कितने सेट होते हैं यार किसी भी हैप्लॉइड में? एन पे एक ही सेट होगा। तो सेट को, वन ऑटोसोम सेट को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक कैपिटल ए मतलब पूरे 22 क्रोमोसोम। मतलब आपके डिप्लॉइड को मैं, हैप्लॉइड को मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ और डिप्लॉइड को मैं ए ऐसे लिखता हूँ। सही बात है। हैप्लॉइड शुड बी रिटन कैपिटल ए, डिप्लॉइड शुड बी रिटन कैपिटल ए, क्योंकि ये एक सेट है 22 क्रोमोसोम का, ये एक सेट है 22 क्रोमोसोम का। अगर कोई ट्रिप्लॉइड है तो उसको मैं लिखूंगा ए, मतलब ये 22 22 22 ऐसे। तो नंबर जितनी बार ए लिखा है समझ लो उतना उसका प्लॉइड ही है ऑटोसोम्स का, समझ रहे? बाकी तो बेटा, है ना, किसी भी सेल में, हैप्लॉइड सेल में सिर्फ एक या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। हाँ, डिप्लॉइड सेल में ये सेट हो सकता है एक्स एक्स या एक्स वाई, दो क्रोमोसोम होंगे। तो ये आप सब जानते हो, अच्छे से पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए का मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता, ए का मतलब होता है एंटायर हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, पूरे 22 क्रोमोसोम मतलब एक सिंगल ए। यस और नो? है ना, ये नॉर्मल है। ओ लेट्स बिगिन। देखो, मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन, क्या क्या मेथड है भाई? ठीक है, इसको हम लोग लाइगियस टाइप कहते हैं। इसमें क्या होता है, चलो थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें होता है एक्स 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 वाई मेथड। एक्स 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 वाई मेथड, हम क्रोमोसोम्स को या तो एक्स या वाई इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ह्यूमंस में होता है, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, वो हमेशा ए मतलब एक्स एक्स होंगे और उनके गैमेट्स हमेशा A+X प्रोड्यूस होंगे। दैट्स इट। एक सेल हमेशा एक ऑटोसोम का सेट, मतलब 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, दैट्स इट, 22 + X ये होगा। मेल में ऐसा नहीं है, मेल का जो भी डिप्लॉइड सेट है वो A+XY है। और जब A+XY है तो बच्चों देखो, ये जब वो है ना गाइनोस्पर्म, मतलब देखो ऐसा स्पर्म बनता है जिसको हम लोग गाइनोस्पर्म बोलते हैं, मतलब जिसमें A+X, जिससे है ना गर्ल बनेगी। और दूसरा होता है एंड्रोस्पर्म, आई विल राइट डाउन दैट इज व्हाट एंड्रोस्पर्म। ये सब नहीं भी पता है तो चलता है ना। गाइनोस्पर्म, ठीक है। तो देखो, गाइनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म ये वर्ड है, कुछ नहीं है। A+X मतलब एक, है ना, स्पर्म ही बनेगा, वो दोनों ही स्पर्म है। अब आपको तो पता है, अगर ये वाला और ये वाला अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमें बेटा मिलेगा A+XX, मतलब अगेन गर्ल। और इसका है तो बेटा ये इसका और इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमें बॉय मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/2, हाफ ऑफ बेटा प्रोबेबिलिटी है हर समय जब भी बच्चा पैदा होगा, है ना, तब प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी है, या तो वो लड़का हो सकता है या तो वो लड़की हो सकती है। इट्स सो सिंपल, है ना। कौन है भाई इसका एग्जाम्पल?
इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस है, इसका एग्जाम्पल ड्रोसोफिला है। बट सर प्लांट्स में क्या होता है? तो देखो प्लांट्स के केसेस में है ना, हमने डिस्कवर किया है कि उनमें भी एक्स वाई टाइप का ही बेटा है ना, मतलब एक्स 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 वाई टाइप का ही मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में है ना, एक्स 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 वाई टाइप का ही है ना सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये मोस्ट कॉमन चीज है इन केस ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा है नीचे भी, देखो मेलैंड्रियम है ना, मेलैंड्रियम इसमें सबसे पहली बार है ना स्टडी किया गया था। बट इनकी एक अजीब सी बात होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, बट प्लांट्स में वाई क्रोमोसोम बड़ा होता है और एक्स क्रोमोसोम छोटा होता है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, और ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट में ही देखने को मिलेगा। देखो यार, एक कोई प्लांट जिसमें दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप होते होंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट, मोनोएशियस प्लांट, उसमें तो यार आप सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर प्लांट्स डायोशियस है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट, तभी बेटा ये सब बातें करनी पड़ती है, नहीं तो नो नीड ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, तो यहाँ पे Y chromosome is larger and more important than the X chromosome. Y chromosome important होता है, that is the simplest thing we have to understand. एग्जाम्पल है जैसे कि मेलैंड्रियम या तो बेटा है ना कोसेंस, ये जो है इनके केस में बेटा आपको ये देखने को मिलता है। दैट्स इट। एक प्लांट बस याद रखना, मेलैंड्रियम, नहीं भी याद रखा तो पूछते ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला पूछ लेते हैं। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। यहाँ पे बच्चों देखो एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करना है। अभी क्या है, हम लोग ये जो टाइप बोलते हैं जैसे एक्स 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 वाई, ऐसा मैंने बोला तो मुझे पता है ये है फीमेल, ये है मेल। ठीक है, बट अगर फीमेल हेट्रोजाइगोटिक हो तो, और उनको मैं ऐसे लिख दूं तो एक्स वाई एक्स एक्स, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जब फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है तो हम एक्स की जगह पे यूज करते हैं जेड और वाई की जगह यूज करते हैं डब्ल्यू। सो इट बिकम जेड डब्ल्यू जेड जेड। तो इसका मतलब है कि पहले हमेशा फीमेल को लिखना है, लेडीज फर्स्ट, एक्स 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 वाई, तो एक्स एक्स इज अ फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल। ZW ZZ, तो ZW is female and ZZ is a male. That's it. But यहाँ पे बात थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि फीमेल्स यहाँ पे डिटरमाइन करेगी कि है ना ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या होगा, बिकॉज फीमेल्स विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ द गैमेट्स, A+Z एंड A+W। यहाँ पे Y क्रोमोसोम ही W है ना, क्योंकि अगर हमने इसको भी XY XS लिखा तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए ZZ ZW ऐसा सब चीज यूज करते हैं हम लोग। सो इट्स द सिंपल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे Y क्रोमोसोम है या तो W क्रोमोसोम है। ठीक है, जिसके प्रेजेंस की वजह से हेट्रोगैमेटिक कंडीशन जो बनाएगा उसमें ही आएगा। तो यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, मेल होमोगैमेटिक होगा। एग्जाम्पल है जैसे कि बटरफ्लाई, सिल्कवर्म, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कुछ प्लांट भी है जैसे कि फ्रैगारिया। फ्रैगारिया आपने पढ़ा, स्ट्रॉबेरी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेटली बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, बट ये ना इसको है ना, वो एक लाइगियस था तो इसको रिवर्स ऑफ लाइगियस बोलते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है, रिवर्स है ना यार, ये मतलब फीमेल की जगह पे फीमेल आ गया, मेल हेट्रोगैमेटिक था तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। दैट्स इट। बट ये हमेशा याद रखना, जो हेटेरोगैमेटिक है वही डिटरमाइन करेगा ऑफस्प्रिंग का जेंडर कैसा होना चाहिए। ठीक है, नाउ तीसरा टाइप आता है बेटा, इसको है ना ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे Y या W ऐसा कुछ प्रेजेंट होता नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट ओनली, या तो दो एक्स क्रोमोसोम है या तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इस पे ये डिटरमाइन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स 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 नॉट मेथड या तो प्रोटोनर मेथड, प्रोटोनर टाइप। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें डेफिनेटली बेटा एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स नॉट है तो मेल है। तो कैसे प्रकार के गैमेट मिलेंगे, मतलब इसमें वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं यार, एब्सेंट है। तो होमोगैमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी AA+XX, और दूसरा मिलेगा बेटा AA+X0। दैट्स इट, ये है मेल।
और मेल फीमेल में तो A प्लस एक्स सारे गैमेट मिलेंगे, बट मेल में तो A प्लस एक्स मिलेगा या तो A प्लस नो क्रोमोसोम, नो सेक्स क्रोमोसोम, दैट्स इट, A प्लस नॉट। ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये कंडीशन वापस आ गई तो बेटा डेफिनेटली फीमेल है, ये कंडीशन आ गई तो मेल है, दैट्स इट ओनली द थिंग। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ग्रास होपर है, ग्रास होपर याद रखना है एक्स 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 नॉट के लिए, क्योंकि है ना, या तो बग्स है या कॉकरोच है या तो राउंड वर्म है। राउंड वर्म अपने एनिमल किंगडम पढ़ो, डायमॉर्फिज्म इनके शब्द राउंड वर्म कितना अच्छे से दिया है आपके 11th स्टैंडर्ड के एनिमल किंगडम में, है कि नहीं। सो यहाँ पे ग्रास ओपर, बग्स मतलब इंसेक्ट्स है या कॉकरोच है, राउंड वर्म है, इनके केसेस में बेटा आपको खास कर पूरे इंसेक्ट्स ही आप लोग समझ लो, इंसेक्ट्स के केस में आपको है ना ये सब देखने को मिलेगा, बस राउंड वर्म को छोड़ के, है ना। ना कुछ प्लांट्स है जैसे कि वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया प्लांट जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, हमने पढ़ा है इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में, है ना। और है ना उसमें हमने ये पढ़ा वेलिस्नेरिया जो अंडर वाटर रहता है, ऊपर फ्लावर आ जाता है ना, कॉइलिंग वाला, वो वाला प्लांट, ठीक है। डायस्कोरिया ये प्लांट है, बट प्लांट के बारे में वैसे भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, बट देखो वेलिस्नेरिया आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये बात याद रखो, यस, ठीक है। नेक्स्ट और एक टाइप आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं जेड नॉट जेड जेड। अभी इसको जेड नॉट जेड जेड इसीलिए कहा क्योंकि इसमें फीमेल हेट्रोजाइगोटिक है, हेट्रोगैमेटिक है सॉरी, और मेल होमोगैमेटिक है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि पिजन एंड डक, अब ये बहुत ही रेयरली हमको देखने को मिलता है, बट इट्स अ जेड, है ना, ये बर्ड्स में है, आपको देखो तो एक्स नॉट वाली कंडीशन इंसेक्ट्स में है और ये सब जो है बर्ड्स में है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यहाँ इतने 4 टाइप हो गए बच्चों, ये देखो ये 4 टाइप है। एक्स एक्स वाले बात करोगे तो ऐसे, और जेड वाला बात करो तो ऐसे, बट रिमेंबर जो हेट्रोगैमेटिक है वही डिटरमाइन करेगा कि ऑफस्प्रिंग का जेंडर कैसा होना चाहिए। तो क्रोमोसोमल थ्योरी में एक 5वां भी मेथड है जिसको हम लोग अरेनोटॉकी बोलते हैं, ठीक है। ये पार्थेनोजेनेसिस ही है एरेनोटॉकी को। हैप्लोडिप्लॉइडिक कंडीशन होती है, हैप्लोडिप्लॉइडी। इन दिस एंटायर प्लॉइडी लेवल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम ये ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे है कि ये हनी बी के केस में आप देखोगे, वैस्प के केस में देखोगे, एंड्स के केस में देखोगे, तो इनमें क्या होता है ना, जैसे हनी बीज का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, इफ यू कंसीडर द हनी बीज, तो इनमें होती है क्वीन, वर्कर, ड्रोन। क्वीन जो है वो डिप्लॉयड होगी, वो फर्टाइल होगी, फीमेल। वर्कर भी बेटा है ना डिप्लॉयड होंगे बट स्टराइल फीमेल होगा। खाने पीने से फर्क पड़ जाता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है भाई, है ना, फर्टाइल स्टराइल। अभी देखो यहाँ पे आता है ड्रोन, ड्रोन के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो सिर्फ हैप्लॉइड मेल होते हैं, बट ये फर्टाइल है, इनका काम बस है ना रिप्रोडक्शन करना, मर जाना, इतना ही है, ठीक है। दे ऑलवेज मेट विद द क्वीन, दैट्स इट, ठीक है। नाउ देखो क्वीन डिप्लॉयड होती है, उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोन मेल है, हैप्लॉइड होता है, n इज इक्वल टू 16। तो क्वीन 2 प्रकार के गैमेट बना सकती है, मतलब यहाँ पे देखो मियोसिस करेगी तो है ना, कैन फॉर्म, देखो n और n, अब यहाँ पे ये गैमेट जो बने हैं 2 प्रकार के नहीं, सारे एक प्रकार के गैमेट बनाएगी। बट अब क्या होता है कि अगर सिर्फ देखो ये गैमेट है, गैमेट ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया ही नहीं, पार्थेनोजेनेसिस हुआ। विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हम लोगों को बेटा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हुए, एम्ब्रियो बनते हुए दिखाई देता है, इनको हम लोग ड्रोन बोलते हैं। और देखो ड्रोन को कोई फादर नहीं होता, बिकॉज है ना, डू नॉट हैव फादर, हैव नो फादर, ड्रोन डू नॉट हैव फादर। फादर हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज वो डायरेक्टली मदर से ही प्रोड्यूस हुआ है, मदर के हैप्लॉइड एक सेल से वो बन जाते हैं, बट वो सारे फर्टाइल मेल होते हैं, उनमें एबिलिटी है, दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पर्म। बट यू नो यहाँ पे जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो हमेशा माइटोसिस से बनेगा, क्योंकि मेल खुद हैप्लॉइड है, तो मेल हमेशा बेटा हैप्लॉइड स्पर्म बनाएगा। तो अगर क्वीन के एक सेल के साथ में मेल का जो स्पर्म है अगर वो मेटिंग हुआ तो बेटा डिप्लॉइड फीमेल्स बनेंगे। नाउ ये डिप्लॉइड फीमेल क्या खाती है,
इसके ऊपर डिटरमाइन होगा उनकी आगे की जिंदगी कैसे होगी, हाउ यू ईट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर आप सपोज ना, अगर वो रॉयल जेली खाती है ना, रॉयल जेली, तो वो क्वीन बन जाएगी, वो बनेगी फर्टाइल फीमेल। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है उस रॉयल जेली में, ये वर्कर बीज ही कलेक्ट करती है। बट किसी एक हनी बी को मौका मिलता है खाने का, बाकी सब नहीं खाएंगे, बस वन वन विल ईट इट, दैट्स इट। ठीक है, और पूरे सोसाइटी में हमेशा एक ही क्वीन रहेगी। जब तक पहली वाली क्वीन बेकार नहीं हो जाती है ना, अपनी फर्टिलिटी खत्म नहीं कर देती, तब तक बेटा दूसरी क्वीन नहीं बनती, तब तक रॉयल जेली बनाते रहते हैं। अगर दो क्वीन बनी तो लड़ाई होगी, फाइटिंग होगी, दो सोसाइटीज बनेंगी, या तो एक क्वीन मारी जाएगी। बात क्लियर समझो, ऐसी है दुनिया। ठीक है, बड़ी ही दर्दनाक। जो क्वीन इतने सारे वर्कर बीज और हनी बीज बनाती है, जब उसके फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, जब उसका जो ओवरी जो होती है वो पूरी तरह से बेटा खाली हो जाती है, तो ये जो मेल ड्रोन होते हैं ना, जो उसके साथ मीटिंग करने के लिए तरसते हैं, वही उसको मार डालते हैं। ठीक है, दे किल द क्वीन, दैट इज व्हाट द थिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन। तो ये उनकी है ना जबरदस्त सोसाइटी है, कभी आप इनके बारे में नोटिस करना। नाउ सी इफ अगर देखो, अगर वो नॉर्मल सा खाना खाती है, ठीक है, तो जो भी मतलब थोड़े से पोलन ग्रेन लाए हैं वो ही खा लिए, उतना ही जब खाती है तो वो बन जाती है वर्कर, है ना, स्टराइल फीमेल। ठीक है, उसमें डेफिशिएंसी होगी, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, एंड सो दैट है ना, मैक्सिमम तो वही बनते हैं, क्योंकि एक कोई क्वीन बनने का चांस होता है। ठीक है, सो दैट्स इट, वेरी सिंपल नॉर्मल थिंग, इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, क्रोमोसोमल बेसिस। नाउ आता है बेटा जेनिक बैलेंस थ्योरी, इसको बड़े ध्यान से समझो, बड़े ही ध्यान से समझना। अभी मैं एक सिंपल फंडा बताता हूँ कि ह्यूमन बींग्स में मेल मेल क्यों होता है। सिंपल है, वाई, बिकॉज मेल के वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन है जो फीमेलनेस को सप्रेस करता है। ठीक है, तो जेनिक बैलेंस थ्योरी इसी चीज को याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, व्हाई द ह्यूमन मेल इज मेल, व्हाई, बिकॉज द है ना मेलनेस का जीन इज प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है, ध्यान से। अब देखो हमें दो एग्जांपल दिखे XXXY वाले, एक था ह्यूमन और एक है आपका ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, बट दोनों में क्या फर्क है, व्हाई दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, यू नो, जस्ट रिमेंबर दिस। अब देखो CB ब्रीज नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रोसोफिला ये पता लगा, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, द जीन ऑफ, बड़ा ध्यान से पढ़ना, द जीन ऑफ द फीमेलनेस एंड द मेलनेस एंड फीमेलनेस आर फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो, अगर वो मेल है, अगर वो फीमेल है, तब भी बेटा मेलनेस का फीमेलनेस का जीन दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में ही। ऐसा ह्यूमंस के केस में नहीं होता, मेलनेस का जीन सिर्फ मेल में पाया जाता है, कभी फीमेल में नहीं होगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट, यू नो, नाउ व्हाई। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझना है, एंड डेलिकेट बैलेंस एग्जिस्ट इन देम। मतलब देखो एक बैलेंस होता है यार, ऐसा क्या है थोड़ा समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेनिक बैलेंस, है ना। मतलब देखो मेल में भी मेलनेस का जीन है, फीमेल में भी मेलनेस का जीन है, फिर भी मेल मेल है, फीमेल मेल नहीं है, व्हाई, है ना, ये बात समझना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, यू नो। तो यहाँ पे बात करते हैं, द जीन ऑफ द मेलनेस फीमेलनेस इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑब्वियसली, है ना, जिसको हम SXL जीन कहते हैं। एक आध एग्जाम्पल लिया हमने, बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं, जैसे कि सेक्स लीथल जीन है ना, रिसेसिव कंडीशन है तो डेथ हो जाती है, ड्रोसोफिला, तो ये एक जीन है ना। ऐसे बहुत सारे जीन हैं जो कि फीमेलनेस के जीन हैं, जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्स क्रोमोसोम। बट यहाँ नोटिस करते हैं, द जीन ऑफ द मेलनेस इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम। यहाँ नोटिस करने वाला बात है, मतलब उसका जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, मेलनेस का जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, मेलनेस का जीन ऑटोसोम पे है। ठीक है, सो
Y chromosome have no role in the sex determination. ठीक है, तो बेटा जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, मतलब जो सेक्स का कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं ड्रोसोफिला में, उसमें वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं, बट ह्यूमंस के केस में वाई क्रोमोसोम का रोल है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन प्रेजेंट है। तो क्या होता है भाई, क्या करता है ये? इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार कोई मेल बन गया तो फिर उसमें हाँ स्पर्म बनाने की प्रोसेस होगी, मोटिलिटी जो है स्पर्म की वो डिसाइड करना, डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, ये जो सारे कार्यक्रम है वो ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम है ना बखूबी करता है। बट वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब मेल बनता है, तो मेल बनाने में मतलब ये बंदा मेल बनेगा, ये ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा, ये डिटर्मिनेशन नहीं करता। That is what the point we have to understand. So if Y chromosome is absent in Drosophila, then it will become sterile. तो क्या बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, अगर देखो उसमें Y क्रोमोसोम नहीं है, वो मेल तो बनेगा, वो मेल बनेगा, ऐसा नहीं कि मेल नहीं होगा, बट इट विल बिकम स्टेराइल मेल। समझ रहे हो क्या, है ना? तो मेलनेस को डिटरमाइन करने के लिए Y क्रोमोसोम की जरूरत नहीं, वो मेल हो सकता है, बट वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो फिर उसको स्पर्म नहीं बनेंगे, या मोटिलिटी जो स्पर्म की वो बिल्कुल है ना डिमिनिश हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सब क्या नाटक है इसको हम समझते हैं, इसी को बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो फिर सर ये डिटरमाइन कौन कर रहा है फिर, हु इज डिटरमाइनिंग दिस कि कौन मेल बनेगा कौन फीमेल बनेगा इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला? ठीक है, तो बढ़िया बात करते हैं, चलो समझते हैं, अंडरस्टैंड दिस। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स इंडेक्स रेशियो। क्या चीज है भैया ये? ठीक है, देखो सेक्स इंडेक्स रेशियो का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत बार नीट में वगैरह में पूछा गया है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट। ऑटोसोमल सेट, ए का मतलब ऑटोसोमल सेट होता है, ए का मतलब एक क्रोमोसोम नहीं होता। ठीक है, सो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इनका जो रेशियो आता है एक्स बाई ए का, अगर बेटा वो रेशियो 1 आया तो फीमेल बनती है, अगर वो रेशियो 0.5 आया तो मेल बनता है, अगर वो रेशियो 1 से ज्यादा आया मोर देन 1 तो उसको बोलते हैं सुपर फीमेल, अगर वो रेशियो लेस देन 0.5 आया तो बनते हैं सुपर मेल, और अगर रेशियो बेटा 1 और 0.5 के बीच में आया तो बोलते हैं इंटरसेक्स, ना मेल ना फीमेल। ये 5 है बेटा, 1 और 0.5 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 0.5 और इन बिटवीन द 1 एंड 0.5, दैट इज व्हाट द थिंग। अब ये कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल विद अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल है बच्चों, है ना? यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम क्या है, देखो बहुत ही इजी। फाइंड द, है ना, सेक्स इंडेक्स रेशियो। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि एक, है ना, एक ड्रोसोफिला है और उस ड्रोसोफिला में 2n कंडीशन है, मतलब एक ऑटोजोम है सेट और दूसरा एक ऑटोजोम सेट है, दो ऑटोजोम सेट है और 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय 2 ऑटोसोम इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगी फीमेल, ये बन जाती है फीमेल। ऑब्वियस इसमें मेलनेस का कोई कैरेक्टर, है ना, ऑटोसोम पे जो है वो सप्रेस हो जाता है, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो एक्स एक्स दोनों प्रेजेंट है नाउ, बिकॉज फीमेलनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, फीमेलनेस का जीन याद रखना, ये फीमेलनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, बट मेलनेस का जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस, है ना, बी केयरफुल अबाउट इट। तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, अभी हो गए, बढ़िया हो गया। नाउ ए प्लस एक्स वाई ये कंडीशन है। अब देखो इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो ये रेशियो आ गया 1/2 का, तो ये बन जाता है 0.5। तो बेटा ये वाला सप्रेस हुआ, इसका मेलनेस सप्रेस नहीं हुआ, एक ऑटोसोम अपना एक्सप्रेस कर गया, इसीलिए ये बन जाता है मेल। तो रेशियो अगर 0.5 आया तो मेल होगा, दैट्स इज व्हाट द सिंपल थिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये चीज देखो, ए प्लस एक्स ओ, ऐसे भी कभी कभी होता है उनमें। अगर ऐसा हो गया, क्योंकि उनमें बहुत प्रकार के म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं, तो अगर ए प्लस एक्स ओ है तब भी बेटा 1/2 आएगा, 0.5 आएगा, तब भी ये मेल बनेगा। बट ये मेल कैसा होगा बताओ, स्टेराइल या फर्टाइल? स्टेराइल या फर्टाइल? थर्ड वाला मेल जो होगा वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, क्योंकि उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है तो स्पर्म नहीं बनेंगे, बट मेल जरूर होगा ये। ठीक है,
तो दिस इज व्हाट द पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे देखो 2 ऑटोजोम के सेट है और 3 एक्स क्रोमोसोम है, तो 3/2 आ गया, तो 1.5 इट्स बिकम सुपर फीमेल, है ना। इनका साइज, शेप, ठीक है, इंटेलिजेंस, ताकत सब ज्यादा होता है बेटा एक पर्टिकुलर नॉर्मल फीमेल से। सो दे बिकम सुपर फीमेल बिकॉज दे हैव अ three X chromosomes. So that is superior quality of the female. इवन ह्यूमंस में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आते बेटा 3 ऑटोजोम्स के सेट है और बेटा 2 ही एक्स क्रोमोसोम, 2/3 दिया गया 0.6। अब ये 0.6 आया है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फीमेलनेस को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम में कोशिश करते हैं, और ये मेलनेस को क्योंकि एक एक्स्ट्रा भी ए है, तो इसके केस में बेटा ना ये मेल होता है ना फीमेल, इट बिकम्स इंटरसेक्स। ठीक है, नाउ आते हैं रिगार्डिंग, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दिस इज व्हाट द ए एंड XY। अब यहाँ पे डेफिनेटली एक ही एक्स क्रोमोसोम है बट 3 ऑटोसोम है, तो 0.3 आ गया, तो ये बन गया सुपर मेल बिकॉज इट इज लेस देन 0.5। इजी, यस। और देखो बेटा ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम? 2n में। ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम होते हैं 2n is equal to 8. Drosophila consists of the 2n is equal to 8. Yes, ठीक है। अगर 8 है तो ये देखो, ये एक ऑटोजोम का सेट हो गया, ये एक ऑटोजोम का सेट है, ये एक, मतलब ऑटोजोम ही है तीनों, ठीक है ना। 2n-2, तो ये है 2 एक्स क्रोमोसोम, ये वाले 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? a plus x, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एन ऑटोजोम a plus x। तो ये सारे ऑटोजोम्स है। मैं ऑटोजोम 3 बार लिख रहा, मतलब यहाँ पे 3 बार ए नहीं आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑटोजोम है, ये ऑटोजोम है, ये वाला ऑटोजोम है, ये ऑटोजोम है, ये भी ऑटोजोम है, ये भी ऑटोजोम है, बट ये जो है बच्चों दिस वन, ठीक है, ये ऑटोजोम नहीं है, ये है सेक्स क्रोमोसोम, तो XX है। तो यहाँ नीचे जो लिखा रहेगा, याद रखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो जो नीचे साइड में लिखा है वो है सेक्स क्रोमोसोम, बी केयरफुल अबाउट इट। ऑब्वियसली बेटा 2/2 आएगा यार, 1 आएगा तो ये फीमेल है, इसके बारे में सोचो तो, है ना। ये है देखो, ये भी ऑटोजोम है, ये भी ऑटोजोम है, ये भी ऑटोजोम है, यहाँ पे आपको देखो ऐसा दिखा मतलब वाई क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, सो यहाँ 1/2 0.5 आया, मेल है। सेम वे इन दिस केस यू कैन सी, देखो 3 सेट है बेटा ए, है ना, एटोजोम के, तो ये हो गया ए बट 2 ही एक्स क्रोमोसोम है, तो 2/3 0.6 इट्स इंटरसेक्स। नाउ कम हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेटा 2 ही सेट आपको दिखाई दे रहे 1 and 2 ऑफ ऑटोजोम्स, सो ये ऐसा है। एंड यहाँ पे देखो 2 एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, XXY, तो 2/2 दैट्स अ फीमेल, इट्स अ फीमेल। रिमेंबर वाई क्रोमोसोम होने पर भी ये मेल नहीं बना, ये फीमेल ही है। यस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेनिक बैलेंस, क्योंकि ऑटोजोम के ऊपर जो मेलनेस का कैरेक्टर होने की वजह से, है ना, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के होने से बेटा वो मेल या फीमेल डिसाइड नहीं होता, है ना। ये डिसाइड होगा कि कितने ऑटोजोम भी है, क्योंकि ऑटोजोम के ऊपर के मेलनेस वाले जीन भी तो एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। सो दैट इज द वी थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी तो देखो यही तक क्वेश्चन आते हैं नीट में, बाकी तो बस इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों आपके लिए। एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज मोर सिग्निफिकेंट इन लोअर, जो बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बेटा ये सब होता है, जैसे कि बोनेलिया, क्रिपेडुला, ऑफ्रियोटो, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनमें तय होगा। मरीन वर्म है, वर्म, ठीक है, छोटे छोटे, क्लियर डिफरेंशिएशन है मेल और फीमेल अडल्ट केसेस में, बट देयर लार्वा आर ऑल सेम। लार्वी हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं, लार्वी में कोई मेल फीमेल नहीं होता, ठीक है। जब वो डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब जाकर के बेटा उनमें एडल्ट जब बनते हैं, ठीक है, तब उनमें डिटरमाइन हो जाता है कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? अब ये देखो लार्वी है ना, देखो फीमेल लार्ज एंड फ्री लिविंग होते हैं, मेल स्मॉल होते हैं, और इवन मेल जो है वो पैरासिटिक होता है ऑन द फीमेल, ऐसे भी केसेस देखने को मिलता है।
ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करो लार्वा जो होते हैं ऑल आर सिमिलर, सब एक जैसे हैं। नाउ अंडरस्टैंड, इफ इट डेवलप्स इन द ग्रुप ऑफ अदर फीमेल्स, अगर देखो लार्वी बाकी फीमेल्स के प्रेजेंस में अगर डेवलप होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये लार्वी जैसा है, छोटा सा स्मॉल है मेल, ठीक है, अगर ये डेवलप होता है फीमेल अदर फीमेल्स के साथ में, तब वो मेल बन जाता है, तब वो छोटा ही रह जाता है और उनके ऊपर पैरासिटिक रहता है। ठीक है, मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में अगर बहुत सारी फीमेल है तो ये मेल बन जाएगा लार्वी। बट अगर वो सॉलिटरी कंडीशन में, मतलब अकेले में आइसोलेटेड कंडीशन में ग्रो होता है, तो फिर वो फीमेल बन जाएगा। ये होता है भाई, मतलब ये डिपेंड्स करता है कि फीमेल्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर सराउंडिंग में फीमेल्स की अवेलेबिलिटी है तो वो बन जाएगा मेल। अगर सराउंडिंग में नहीं है, वो छुटक करके, देखो पानी का फ्लो है वहां पे, वाटर के फ्लो में है ये ग्रो होते हैं, तो वो फीमेल बन जाएगा। ठीक है, सो ये देखो ये अजीब ही चीज है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब आजू बाजू में कैसा एटमॉस्फेयर है। इवन देखो क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड, इनके केस में अगर देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लो टेम्परेचर में होगा तो फीमेल बनेगा, हाई टेम्परेचर में तो मेल, टेम्परेचर डिफरेंस से होगा। इवन टर्टल्स के केस में 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में है तो जितने भी एग सेल्स हैच होंगे सारे फीमेल होंगे। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर पे है तो जितने एग सेल्स एग्स हैच होंगे वो सारे मेल होंगे। बट अगर टेम्परेचर 20 to 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा तो बेटा कुछ एग सेल्स एग जो है वो हैच होकर के मेल हो गए, कुछ फीमेल हो गए, मतलब इक्वल चांसेस पैदा हो जाएंगे ऑफ मेल और फीमेल, हाफ ऑफ चांस। दिस इज व्हाट द एनवायरमेंटल कंडीशन। अभी जैसे मेडूसा, ये एक फिश है, इसमें क्या होगा, अगर वार्म वाटर में उसको ग्रो कराओगे तो फीमेल, कोल्ड वाटर में ग्रो कराओगे तो मेल, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सारी बार ये भी होता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये एक और टाइप है एनवायरनमेंट के बाद में। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बेटा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सेक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये भी है। नाउ देखो यहाँ पे हेन के बारे में अगर हम लोग बात करते, क्रूज हेन, इफ ओवरीज आर रिमूव्ड, अगर हम ओवरीज निकाल लेंगे ना उसके, देन इट डेवलप्स मेनी मेल कैरेक्टर, तो उसमें बहुत सारे मेल कैरेक्टर आ जाते हैं। बस सिर्फ आप इवन, मतलब वो फीमेल है, हेन है, हेन है तो फीमेल है ना, उसके आप ओवरीज निकालोगे, मतलब उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके ओवरीज रिमूव कर दोगे तो उसमें बहुत सारे मेल कैरेक्टर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उसमें फीमेल हार्मोन बने ही नहीं, तो फीमेल हार्मोन जो कि मेलनेस को सप्रेस करते थे वो है ही आए ही नहीं, इसीलिए वो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर मेल के आ जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बहुत नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो फ्री मार्टिन इन कैटल्स, फ्री मार्टिन इन कैटल्स वाली बात जो आपको देखा देगी। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी फीमेल पैदा हो जाती है, मतलब ट्विंस होती है, डाइजाइगोटिक ट्विन है। ठीक है, अब सपोज मान लेते डाइजाइगोटिक है और जो फीमेल पैदा होगी वो नॉर्मल, मेल जो पैदा होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, बट इसके हार्मोन्स, मेल के जो हार्मोन है, क्योंकि जाइगोट दोनों एक साथ डेवलप हुए, तो इसके हार्मोन इस फीमेल को भी बेटा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ये फीमेल पैदा होगी बट स्टराइल होगी विद द मेल कैरेक्टर, तो इसको बोलते हैं फ्री मार्टिन काउ। ठीक है, मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल जो काउ है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, किसके इम्पैक्ट की वजह से, मेल के हार्मोन्स पहले बन जाते हैं और फीमेल के थोड़े लेट बनते हैं, इस चक्कर में दोनों एक साथ पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है एम्ब्रियोनल स्टेजेस पे, एक साथ ही है, इसीलिए मेल के हार्मोन रिलीज हो जाते हैं और सारे हार्मोन क्या करते हैं बेटा, वो जो फीमेल है ना साथ में, है ना, उसके उसको उसका फीमेलनेस खत्म करते हैं, मतलब शी बिकम्स फीमेल, नॉट अ मेल, बट शी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेल कैरेक्टर, वो स्ट्रांग होती है एंड स्टराइल होगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, इसको बोलते हैं फ्री मार्टिन इन कैटल्स, एक्चुअली फ्री मार्टिन इन काउज ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये ट्विंस में होता है, डायजाइगोटिक, अपोजिट सेक्स वाले में। ठीक है,
यस, ठीक है। देखो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे कि गायनेंड्रोमॉर्फ कंडीशन आती है जिसमें सेक्स मोजाइक बोलते हैं, हाफ मेल हाफ फीमेल, ऐसा भी होता है। These are the special organism which have the half male body and half female body, ऐसा भी होता है। जैसे ड्रोसोफिला है या सिल्क वॉर्म है, इनके केस में क्या है, अभी वो एक्चुअली वो फीमेल ही है, ए प्लस एक्स एक्स। जब उसका जायगोट डेवलप होने होता है तो कभी कभी कुछ सेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा। तो इसमें दो प्रकार के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, आधी बॉडी ए प्लस एक्स एक्स से बन जाएगी, आधी बॉडी जो है बेटा ए प्लस एक्स वाई से। तो ये फीमेल बॉडी होगी ना ए प्लस एक्स, और यहाँ पे देखो ये मेल बॉडी है। इसको बोलते हैं हम लोग गायनेंड्रोमॉर्फ। गायन मतलब डेफिनेटली फीमेल, एंड्रो मींस मेल, दोनों ही है, मॉर्फ गायनेंड्रोमॉर्फ, सिंपल। मतलब इसकी बॉडी में मॉर्फोलॉजी दोनों की देखने को मिलेगी, ठीक है। या तो हम लोग गायनेंडर ये वर्ड यूज करते हैं, इसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी विद द पैचेस ऑफ द मेल टिश्यू ऑर्गन्स, नॉट है ना। तो ये इंटरसेक्स नहीं होता, ये फीमेल ही है, इसको गायनेंडर हम लोग बोलते हैं, ये फीमेल है, ठीक है। बट इस फीमेल में देखो यहाँ पे एक मेलनेस का पैच आ गया, यहाँ पे एक मेलनेस का, इस तरह से एंटायरली बाकी बॉडी उसकी फीमेल की है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गायनेंडर, ठीक है, उसको हम लोग गायनेंडर। और ये दोनों ही केसेस एक्स क्रोमोसोम के लॉस के वजह से बनते हैं, ठीक है। जब भी माइटोसिस होगा, जब जाइगोट से डेवलप होने वाले हो, तो फीमेल में ही ये दोनों कंडीशंस आ सकती है, गायनेंड्रोमॉर्फ और गायनेंडर, ये वाली जो केस हम लोग बोलते हैं, दैट विल बी सीन, ठीक है। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस, लायंस हाइपोथेसिस है, या जिसको हम लोग डोजेस कॉम्पनसेशन बोलते हैं। अब आप एक चीज समझो कि अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है तब भी फीमेलनेस के सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, बराबर है ना। अभी अपने क्लास में भी जितनी फीमेल्स है ना, उनका जो फीमेलनेस है इट इज सफिशिएंटली कैन बी एक्सप्रेस बाय अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम। मतलब इवन जितने मेल है वो भी सारे फीमेल है ना। थैंक गॉड, ड्यू टू द वाई क्रोमोसोम द फीमेलनेस इज सप्रेस्ड। अगर वाई क्रोमोसोम ढीला हो गया है ना, उसका जीन अगर काम नहीं कर रहे हैं, सर वाई जीन वगैरह, तो वैसे भी फीमेलनेस के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे नोटिस करना है कि अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम से काम चल जाता है, तो अगर बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम तो होते ही है किसी भी फीमेल में, फीमेल हैव अ 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इन केस ऑफ मैमल्स, एनी वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम and randomly and temporarily gets inactivated। अभी 2 एक्स क्रोमोसोम है, दो में से एक एक्स क्रोमोसोम इस तरह से पूरी तरह से बेटा ब्लॉक हो जाता है, कंप्लीटली अपने आप को कंडेंस कर लेता है, तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो डबल डोज होता है ना, तो डोज को कॉम्पनसेट किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोजेस कॉम्पनसेशन थ्योरी। और फीमेल्स के बहुत सारे सेल्स में बेटा ये चीज आपको देखने को मिलती है, कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा, हेटेरोक्रोमेटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। ये तब जाकर के एक्टिवेट होगा जब उसको गैमेट बनाने होते हैं, जब गैमेट में यही एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो फिर बेटा ये तब एक्टिविटी अपनी शुरू कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी हमेशा के लिए हेटेरोक्रोमेटिन जैसा नहीं रहता, मतलब कंडेंस नहीं होता, इनएक्टिव नहीं होता, है ना। जब गैमेट बनते हैं तो एक्टिव हो जाता है। तो क्या है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड एज ए डार्कली स्टेन्ड बॉडी। जब भी आप किसी भी फीमेल के सेल्स को देखते हो तो उनके सेल्स में है ना, खास करके देखो अब ये न्यूक्लियोफिल है, न्यूक्लियोफिल बहुत छोटे होते हैं, उनका बहुत बड़ा न्यूक्लियस, और उसमें यहाँ पे बेटा ऐसे आपको साइड में ड्रम स्टिक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बार बॉडी कहते हैं, इट्स कॉल्ड द बार बॉडी, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द इनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द माउथ। माउथ जो होता है उसके इनर एपिथेलियल सेल में हम लोग है ना देख सकते हैं, इनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द माउथ। और इन द न्यूट्रोफिल्स, खास करके न्यूट्रोफिल्स क्यों, ठीक है। ये देखो ये सब जितने भी हमने सेल लिए वो छोटे, बहुत छोटे सेल है जिनमें बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब हम सलाइवा की टेस्ट करते हैं, फीमेल्स की सलाइवरी ग्लैंड्स की टेस्ट करेंगे, उसमें जो भी सेल्स होंगे ना उनको हम आइसोलेट करेंगे एंड यू विल फाइंड इट, यस, ठीक है। तो ऐसा ड्रम स्टिक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, वेरी सिंपल। बट एक फीमेल के किसी न्यूट्रोफिल
में या एपिथेलियल सेल में कितने बार बॉडीज हो सकते हैं? ऑब्वियसली देखो, 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक बार बॉडी होगी, बराबर है। तो नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1। अभी सपोज 3 एक्स क्रोमोसोम है तो कितनी बार बॉडी बनेगी? ये दोनों कंडेंस हो जाएंगे, मतलब 2 बार बॉडीज मिलेगी, बराबर है ना, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस, है ना, 3 माइनस 1 किया तो हमें 2 बार बॉडीज मिलेंगी, 2 बार बॉडीज। तो नंबर ऑफ बार बॉडीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1। आर यू श्योर? है ना, आसान है रे, कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई बड़ा मैथमेटिक्स है क्या ये? तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, अगर सपोज बेटा एक्स एक्स है फीमेल में, तो एक ही बार बॉडी बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक एक्स कंडेंस हो जाएगा तो 1 बार बॉडी। एक्स वाई है तो अब एक भी नहीं होगा, 0 बार बॉडी। तो मेल में कभी बार बॉडी दिखता नहीं है, ठीक है, उसमें अलग बॉडी होती है, वाई क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है ना, वो एक अलग केस है ना, बट विल नॉट डिस्कसिंग दैट। अभी देखो यहाँ पे एक्स 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 है, मतलब देखो 3 एक्स एक्स है तो डेफिनेटली 2 बार बॉडी देखने को मिलेगी। एक्स एक्स वाई है तो एक ही बार बॉडी देखेगी, जितने एक्स क्रोमोसोम है उसको ही गिनेंगे आप लोग। या एक्स नॉट है तो बेटा एक भी नहीं, क्योंकि एक ही एक्स है। बट ये सारी चीजें एबनॉर्मल है यार, ये नॉर्मल केसेस नहीं है। ये देखो, ये सुपर फीमेल है, ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ये टर्नर सिंड्रोम है, स्टराइल फीमेल, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है जिनमें नंबर ऑफ बार बॉडीज वेरी कर सकती है, ठीक है। और ये सिर्फ फीमेल में ही होगा, मेल में नहीं होगा। तो इनको देखो, इसको हम बार बॉडी टेक्निक कहते हैं, ये सलाइवा टेस्ट किया जाता है, बार बॉडी टेस्ट उसको हम लोग कहते हैं, सिंपल है ना, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। सलाइवा टेस्ट में हमें पता चल जाता है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज ऑल अबाउट फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। नाउ आते हैं हम लोग पॉइंट पे। अभी हमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए, जैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी अगर ह्यूमन जेनेटिक्स मतलब क्या है? द स्टडी एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स। अब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है यार ह्यूमंस के बारे में पढ़ना। हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, है ना। ए गैरोड जो है, ये भाई साहब को हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं, है ना, ए गैरोड। उनका एम क्या है भाई? इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इसको हम लोग यूजेनिक्स बोलते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स का इंप्रूवमेंट? या तो, ठीक है, बेटर जेनेटिकल कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म डेवलप करा लो, है ना, अच्छे फल मिलेंगे, अच्छा फ्रूट मिलेगा, अच्छा मिल्क मिलेगा, ऐसा हाई क्वालिटी हाई क्वांटिटी, ये एक है, इससे इंप्रूवमेंट होगा। निगेटिव क्या है? डिक्रीजिंग द ऑर्गेनिज्म विद द हार्मफुल कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, मच्छर है, मच्छर को मारने के लिए अच्छी दवाई बना दो, है ना, कोई वायरस आया उसके अगेंस्ट वैक्सीन बना लो, कोई बैक्टीरियल डिसीज है उसके अगेंस्ट, ये चीज करना है, ठीक है। दोनों वे में हम लोग काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, मतलब चीजों को बढ़ावा भी देते हैं, जो हार्मफुल है उनको बेटा हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। बट देखो, तो डायरेक्टली हम लोग ह्यूमन बींग्स का तो मतलब, है ना, स्टडी नहीं कर पाते डायरेक्टली, क्योंकि जिस तरह से हम लोग पी प्लांट ये वो ऐसे प्रोसेस करते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं ना ह्यूमन बींग्स में। तो ये देखो, क्यों नहीं पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स में, है ना, जो भी कंट्रोल्ड क्रॉसेस होते हैं वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आर नॉट पॉसिबल। कंट्रोल्ड जेनेटिकल क्रॉस कैसे करेंगे? देयर आर मोरल इम्प्लीकेशन, सोशल इम्प्लीकेशंस, है ना, कल्चरल, रिलीजियस, बहुत सारे, है ना, रेगुलेशंस है। यस, बिकॉज ह्यूमन बींग्स की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है भाई, है ना। ये इसीलिए आप पी प्लांट के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नो मोरल इशू। यस, सेल्फिंग करा दो, टेस्ट क्रॉस करा दो, जो मान्य है करो। दूसरा बेटा देखो, लॉन्ग जनरेशन टाइम अबाउट द 18 टू 20 ईयर्स। लॉन्ग जनरेशन टाइम, यार इतनी दिनों तक कौन सा साइंटिस्ट वेट करेगा रिजल्ट आने के लिए, बराबर है ना। आज तो हम लोग 2 मिनट भी डाउनलोड करने के लिए मूवी लगती है तो उसको भी छोड़ देते हैं, नहीं करना, स्लो इंटरनेट है, इतना पेशेंस कहाँ है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है। तीसरा पॉइंट, ह्यूमन प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखो यार, सैंपलिंग बहुत बड़ा
है ना, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स में तो है, जेनेटिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो, सैंपलिंग जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ही हमें बेटा प्रिसीजन एक्यूरेसी मिलती है रिजल्ट्स की। एक दो रिजल्ट्स में क्या मिलेगा नहीं पता चलता, सही है गलत है नहीं पता चलता, ऑब्जर्वेशन हमें हमें खुद ही नहीं पता चलते। दूसरा, ह्यूमन हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, इतने सारे कैरेक्टर है भाई, हेट्रोजाइगोसिटी खतरनाक लेवल की है ह्यूमंस में। ह्यूमंस हैव अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। अब इस ह्यूमन स्किन कलर ले लो, हाइट ले लो, इंटेलिजेंस ले लो, ये सब पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स है, एक जीन से तो होते नहीं कंट्रोल। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, है ना, चार चार पांच पांच जीन लगे पड़े हैं, अलील तो छोड़ ही दो। तो इस कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन सेल इज वेरी स्मॉल, इतने छोटे सेल होते हैं यार ह्यूमंस के कि उनको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। और तो और इतने छोटे से सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देखो तो 46 क्रोमोसोम है यार, इतने ज्यादा क्रोमोसोम, मतलब कौन सा जीन है, कहाँ पे है, क्या है, ये क्रॉस कराते कराते हम लोग थक जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता यार। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है और एज कम्पेयर टू जो सेल साइज है वो छोटा है। तो इस चक्कर में हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है उनकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते, डायरेक्ट स्टडी नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट स्टडी करते हैं। कैसी इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, ये मेथड यूज करेंगे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। पॉपुलेशन में इसको ये कितने लोगों को कितनी बीमारी हो गई, डेटा कलेक्ट करो, क्लिनिकल, ये सब है ना, ऐसा करते हैं। पेडिग्री मतलब बेटा है ना, पूरे किसी एक फैमिली का ट्री बना लेते हैं, दादा परदादा परदादा के दादा, कहाँ से किससे डिसीज आया है, किससे क्या आया है, इसकी लिस्टिंग कर लो। मतलब आप आगे जनरेशन में क्रॉसेस पढ़ने से बेहतर है कि बैक साइड में जाकर के क्रॉसेस पढ़ लो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्रॉसेस हुए हैं, इसमें कोई मोरल इम्प्लिक प्रॉब्लम नहीं है ना। जिन्होंने जो अपने अपनी मर्जी से शादियां की है उनकी तो लिस्टिंग करनी है और क्या। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, आप कंट्रोल क्रॉसेस नहीं करा सकते, दैट इज, बट इससे तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा, है ना। अभी जैसे स्टडी ऑफ ट्विंस कर लो या कैरियोटाइपिंग, मतलब क्रोमोसोम्स को प्रॉपरली अरेंज करके देख लो। बायोकेमिकल स्टडीज है, हम लोग तो यही कर रहे हैं ज्यादा करके। डायरेक्टली हम लोग जीन को आइसोलेट करके, डीएनए को आइसोलेट करके, उसके प्रोटीन्स को आइसोलेट करके डायरेक्ट स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री लेवल पे। ठीक है, सेल्स और टिश्यू कल्चर करा लो, सेल्स को निकालो, उनको कल्चर करा के देखो लीवर बनता है क्या लैब में, लीवर ग्रो करने की कोशिश करो। सो ये सब है स्टडी ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पेडिग्री भी पढ़ते हैं, पॉपुलेशन भी पढ़ते हैं, पर उसमें हम लोग जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे लिए एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए तो दो चीजें हैं बच्चा, एक है पेडिग्री एनालिसिस जो इसी चैप्टर में है, और दूसरा बेटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो कि हमारी इवोल्यूशन चैप्टर में है। तो वो दोनों अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में कवर करेंगे। दोनों ही बड़े ही अच्छे भी है कंसेप्ट, और किसी के बहुत से बच्चे क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते, जब पढ़ते हैं तो तब ध्यान नहीं देते, तो बाद में उनके लिए मुश्किल भी होते हैं ये, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। तो सबसे पहले हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। पेडिग्री का मतलब ये हम लोग कुल जो होता है उसकी स्टडी करते हैं। नाउ अ फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री बनाई जाएगी। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिकल कैरेक्टर्स डिसऑर्डर्स फॉर 2 or more जनरेशन। 2 से ज्यादा जनरेशन के लिए हम लोग उसका पूरा लिस्टिंग बना लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। आप इवन बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ जाओगे ना, अपना नाम बताओगे, अपना आप कहाँ से आए हो, कौन सी जगह पे रहते हो, ये भी बताओगे, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपके बारे में मतलब आपके जो भी पिछले 4-5 जनरेशन है इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो लॉट ऑफ देयर प्लेसेस आर देयर, ठीक है। खास करके जो तीर्थ क्षेत्र है ऐसी जगह पे आपको ये लोग मिलते हैं, ठीक है। दे डू दिस, उनके पास सब लिस्टिंग है वो पहले से ही, बट है ना, कभी कभी ये एक्यूरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जो है लोग मूव कर गए हैं, बहुत रिलोकेट हुए हैं। मतलब अभी कोई बंदा मुंबई में रहता है मतलब ये जरूरी थोड़ी कि पहले मुंबई में रहता था, है ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट, ठीक है। पहले ये आसान होता था, पहले इसलिए आसान होता था क्योंकि एक ही गांव में या एक ही एरिया में वो सब रहते थे, और सबको पता रहता था कि उनका जो भी एंसेस्ट्रल जो विलेज है वो कौन सा है, ठीक है। वैसा अगर आप भी अभी भी आपको पता है आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो,
तो भी आपको मिल जाता है इंफॉर्मेशन। तो देखो इसमें हमें बहुत ही सिंपल रखना है, सारी चीजों को बड़े ही सिंपली हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी पेडिग्री एनालिसिस है या तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स वगैरह है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग खास करके सिंबल्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट मेल फीमेल, है ना, डिसीज्ड मेल डिसीज्ड फीमेल, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे देखो ये नॉर्मल फीमेल है भाई, सॉरी नॉर्मल मेल है, आई एम रियली सॉरी, नॉर्मल मेल है ना, स्क्वायर है तो मेल है, सर्कल है तो फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। बट देखो अगर ये शेडेड स्क्वायर है तो इट्स अफेक्टेड मेल, शेडेड है तो अफेक्टेड फीमेल, हाफ शेडेड या हाफ शेडेड है तो हेटेरोजिनस मेल हेटेरोजिनस। बट ये सब एग्जामिनेशन में ऐसे कभी दिया नहीं रहता हाफ हाफ वाला, तो बस हमें इतना बराबर से पता होना चाहिए ये उपचार वाले ऊपर, ठीक है। तीसरा है कैरियर, कैरियर फीमेल जो होती है उसको हम लोग ऐसे सर्कल बना करके उसमें डॉट लगा देते हैं फॉर ओनली, देखो कैरियर हमेशा ओनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए ही होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तभी हम कैरियर ये वर्ड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में नहीं होगा, ठीक है। पेडिग्री में ऐसा हो, ऐसा किया हो, डेथ हो गई है, मेल था डेथ हो गई है ना, ऐसा अगर है बेटा तो सेक्स जो है उसका पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, या तो इंटरसेक्स है या तो पता ही नहीं है कि वो मेल था या फीमेल था, ये हमें अंदाजा नहीं है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा एकदम 5 मतलब 5 दिए हैं तो 5 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली लिखा होगा तो 5 बच्चे आ गए बट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। यही शेडेड होता तो लिखते थे कि 5 अफेक्टेड चिल्ड्रन ऐसे, या तो देखो ऐसा हमने बना दिया ये आ गया और ऐसे डॉट करा दिया, तो फिर ये इसका मतलब होता है कि बच्चा जो पैदा हुआ था या तो एबॉर्शन हो गया या तो एम्ब्रियोनिक डेथ हुई है, ठीक है, स्टिल बर्थ, ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। सो ये बातें हैं। ट्विंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, अगर हम लोग लिखते हैं तो, है ना, ये देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, दोनों मेल दोनों फीमेल। डायजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये मोनोजाइगोटिक में बीच में एक लाइन आपको देखने को मिलती है, डायजाइगोटिक में ऐसा नहीं है, ठीक है, डायजाइगोट में हम लोग बीच में लाइन नहीं लिखते। अभी देखो एक ऐसा सर्कल बनाया है और एक स्क्वायर बनाया है, उनमें एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब इनके बीच में मैरिज है, मैरिज लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, मोरली। नहीं तो साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं कि ये एक रिप्रोडक्टिव कपल है जिनके बीच में कॉपुलेशन हुआ है, तो दैट इज व्हाट द कपल, कॉपुलेटरी, है ना, पेरेंट्स। देन कॉन्सेंजिनियस मैरिज का मतलब होता है, ये देखो इसमें क्या हम लोग डबल लाइन देखा है, डबल लाइन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गहरा प्यार है दोनों में, इसका मतलब ये है कि ये जो है क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में शादी हुई है, ठीक है, मामा का लड़का मामा की लड़की ऐसा, ठीक है, एकदम क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में शादी हो गई है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंजिनियस मैरिज। कॉन्सेंजिनियस इज ऑलवेज, सेंजिनियस इज ऑलवेज, है ना, रिलेटेड टू द ब्लड, क्लोजली ब्लड रिलेटेड में फैमिली में शादी हुई है। अब देखो हम लोग पेडिग्री को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं मतलब देखो ये है मदर, ये है फादर और ये है बच्चे, इनको 4 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के, पहली लड़की है, दूसरा लड़का है, तीसरी लड़की है, चौथा लड़का है, नंबर लिखा है 1 2 3 4। इसका मतलब हमने 2 जनरेशन ली है बेटा, 2, तो हम लोग रोमन में लिखते हैं 1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो जो रोमन नंबर लिखे होते हैं वो जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इजी है ना, ये बहुत आसान है यार ये, बट इसका जब क्वेश्चन आता है ना, तो मजा आता है क्योंकि उसके रूल्स है वो सही समझ में आने चाहिए, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे आराम से, इसमें ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। तो जब भी हम लोग स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस की, जब भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट व्हाट द पेडिग्री एनालिसिस, तो हमको फ्रेश शुरू करना पड़ेगा, फ्रेश मतलब एकदम फ्रेश। तो मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे कि हम लोग आज रोक देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेडिग्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विल स्टडी अबाउट दिस एंटायर पेडिग्री, ठीक है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट तो हमारे हैं। इवन थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम बोल सकते हैं कि हमारा चैप्टर हो चुका है। बट फिर भी हम लोग म्यूटेशंस जो होते हैं, म्यूटेशन के टाइप, मतलब समझ लो कि और 2 लेक्चर्स में हम लोग, है ना, ये वाला पोर्शन फिनिश तो नहीं बोलते बट, है ना, एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? अरे आपको आवाज भी आ रही कि नहीं है? ओके देन। तो आज ऐसा हुआ है कि मैंने वैक्सीन लिया है, ठीक है, तो ज्यादा मैं अपने को स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, जस्ट है ना, विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस, डोंट मिस दैट, यू नो, अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली, क्योंकि हर साल इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसके आंसर देना बहुत आसान होता है। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग आराम से बेटा इसके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार मैं पूछता हूँ, आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो बच्चों। यस, ठीक है भी, ओके, इफ यू डोंट हैव अ डाउट, ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब है अपना? अभी नेक्स्ट क्लास और भी है ना? नेक्स्ट क्लास कब है? ओके, तो शायद इसी वीक में है नेक्स्ट क्लास, है ना, सो विल टेक दैट क्लास आल्सो। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। बाय सर। अरे आपको कुछ कुछ बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हो रहा है? साउंड तो प्रॉपर है। आर यू स्पीकिंग समथिंग और नॉट? हाँ रुखसार, कुछ बोल रही हो? You can unmute na even. Anyway, chalo. So thank you. Have a nice day. Nice night. Good night.